तो दोस्तों अभी मेरा एक मित्र आया हुआ था जो कि इंदौर शिफ्ट हो गया था काफी साल पहले रायपुर से। तो अभी 4-5 दिन से वो रायपुर में ही है, तो हम लोग क्या चिल मार रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो बातों बातों में ऐसी भूत प्रेत की बात निकली। तो भाई ने मेरे को एक स्टोरी बताई। तो वो कहानी मुझे क्या बहुत बढ़िया लगी, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम्हें सुनाऊं वो कहानी। और काफी समय से मैं सोच रहा था कि एक हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड करनी है, हॉरर स्टोरी रिकॉर्ड करनी है। सो आई गॉट द चांस, तो हियर इट इज। कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक फैमिली थी, 4 लोगों की। प्रशांत, जो कि एक 6 महीने का छोटा बच्चा था, उसके पिताजी, उसकी मम्मी और उसके दादाजी। इस फैमिली ने इंदौर महालक्ष्मी नगर में एक घर खरीदा जो कि इनको काफी सस्ते में पड़ा। और जो इस घर के ओनर थे उन्होंने बड़ा अजीब सा आंसर दिया कि इतना सस्ते में वो क्यों बेच रहे हैं। उनका कहना ये था कि रिसेंटली उनके एक 12 साल के बेटे की डेथ हो गई थी, तो इसीलिए वो घर बदलना चाह रहे थे क्योंकि इस घर का कोना कोना उन्हें अपने मरे हुए बच्चे की याद दिला रहा था। तो इस फैमिली ने भी ज्यादा सोचा नहीं, मतलब अपना जो भी फॉर्मेलिटीज किए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एंड फिर शिफ्ट हो गए वहां उस घर पे। अब वो घर कैसा था मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तो वो जो घर था ना वो 2 फ्लोर्स का था। बड़ा आलीशान घर था, काफी सारे कमरे थे, बट 2 फ्लोर्स का था। और उस घर में एक बेसमेंट भी था। हमारे इंडिया में यूजुअली ऐसे बेसमेंट्स होते नहीं है घरों में, लेकिन इस घर में एक बेसमेंट भी था। तो इन लोगों ने सोचा चलो अच्छी बात है, सेकेंड फ्लोर में दादाजी रह लेंगे, फर्स्ट फ्लोर में प्रशांत, उसके पापा और उसकी मम्मी रह लेंगे, एंड जो बेसमेंट है उसे ये लोग एज अ स्टोरेज यूज कर लेंगे। तो जैसा इन्होंने सोचा, सेकेंड फ्लोर में दादाजी रहने लगे, फर्स्ट फ्लोर में प्रशांत और उसके मम्मी पापा रहने लगे। एंड जो बेसमेंट था इन्हें ये लोग चाह तो रहे थे कि एज अ स्टोरेज यूज करें, लेकिन प्रशांत के दादाजी ने सख्त मना कर दिया कि बेसमेंट में कोई नहीं जा सकता। और एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि ये जो घर इन लोगों ने लिया था ये प्रशांत के दादाजी के रेफरेंस से ही लिया था इन लोगों ने। प्रशांत के दादाजी का ये कहना था कि ये जो बेसमेंट है, यहाँ के जो पुराने ओनर्स थे उनका पूजा कमरा हुआ करता था। तो यहाँ की एनर्जी सही नहीं है, तो जवान लोगों को नीचे नहीं जाना चाहिए, और अगर कुछ सामान वगैरह रखना ही है तो मैं रख के आ जाऊंगा, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, साफ सफाई करना हो तो मैं करके आ जाऊंगा। तो ये सुनने के बाद प्रशांत के मम्मी पापा ने अग्री कर लिया, मतलब दादाजी कह रहे हैं तो नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दादाजी ने बेसमेंट को ताला लगाया और चाबी अपने पास रखने लगे, और जब भी कुछ सामान वगैरह कुछ रखना होता बेसमेंट में तो वो खुद ही जाते और खुद ही रख के वापिस आ जाते। घर का या बाहर का कभी कोई उस बेसमेंट में नहीं जाता था। अब शुरू के 3-4 महीने तो उस घर में सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसके दादाजी बेसमेंट से सामान रख के वापिस आ रहे थे, और जैसे ही उन्होंने बेसमेंट का दरवाजा बंद किया और उस पर ताला लगाया, वो वहीं बेहोश हो गए। प्रशांत के मम्मी पापा उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। फिर हॉस्पिटल में कुछ दिन एडमिट रहने के बाद, कुछ टेस्ट्स के बाद उन्हें ये पता चला कि प्रशांत के दादाजी को फाइनल स्टेज का पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोस हुआ है। पूरी फैमिली शॉक में थी, क्योंकि प्रशांत के जो दादाजी थे वो एकदम हेल्दी इंसान थे। ना ही उन्हें कभी डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, ना ही कभी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हुई, एंड ऑल ऑफ अ सडन पैनक्रियाटिक कैंसर, वो भी फाइनल स्टेज। अब प्रशांत के दादाजी के पास कुछ महीने ही बचे थे, और जब वो अपनी आखिरी सांसें गिनने लगे तब उन्होंने प्रशांत के पापा को बुलाया, उन्हें बेसमेंट की चाबी सौंपी, और उनके कान में कुछ विस्पर करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद कर ली। फिर प्रशांत के पापा ने उसके दादाजी के लास्ट रिचुअल्स किए, और जैसा कि प्रशांत के दादाजी ने कहा था कि बेसमेंट में कोई नहीं जाएगा, तो फिर प्रशांत के पापा ने बेसमेंट की चाबी अपने पास रखनी शुरू कर दी, और उसके बाद प्रशांत के दादाजी के जाने के बाद वो बेसमेंट कभी नहीं खुला। अब कट टू 2023। प्रशांत 15 साल का हो चुका था। प्रशांत के दादाजी को गुजरे 15 साल बीत चुके थे,
सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि उस घर का बेसमेंट पिछले 15 सालों से नहीं खुला था। फिर कुछ दिन बाद प्रशांत के पापा को एक कॉल आता है, प्रशांत के मामा जी का। उनके घर में किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो इसीलिए प्रशांत की मम्मी का और प्रशांत के पापा का वहां पहुंचना बहुत जरूरी था। और उस वक्त प्रशांत के एग्जाम्स चल रहे थे और इसीलिए प्रशांत के मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि सिर्फ वो ही लोग जाएंगे। उन्होंने प्रशांत को जाके सारी बातें बताई। प्रशांत के पापा ने कहा, बेटा प्रशांत, तुम्हारी माँ और मैं आज रात के लिए बाहर जा रहे हैं। प्रशांत ने पूछा, क्यों पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा, तुम्हारे मामा जी का फोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारी नानी की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब हो गई है, तो हमें वहां जाना थोड़ा जरूरी है, तो तुम आज रात अकेले रह लोगे घर पे? प्रशांत ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, नहीं पापा, मैं अकेले कैसे रहूंगा? प्रशांत के पापा ने कहा, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, सिचुएशन ही ऐसी है। तुम बुला लेना ना किसी अपने दोस्त को एक रात के लिए, साथ में पढ़ाई कर लेना और सुबह एग्जाम देने चले जाना साथ में। हम तो वैसे भी कल आ ही जाएंगे। प्रशांत अपने दोस्तों को अपने घर नहीं बुलाना चाहता था क्योंकि उसे पढ़ाई करनी थी और उसे यह भी पता था कि अगर उसका कोई दोस्त घर पे आके रुकता है तो पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी प्रशांत ने कहा अपने पापा से कि अच्छा ठीक है पापा, मैं किसी फ्रेंड को बुला लूंगा, एक रात की ही तो बात है, आप लोग जाइए, मेरी फिक्र मत कीजिए। फिर उसी शाम प्रशांत के मम्मी पापा रात के 8 बजे तक निकल जाते हैं उसके मामा के घर के लिए। अब प्रशांत है पूरे घर में अकेला। प्रशांत ज्यादा सोचता नहीं है, वो अपने कमरे में जाता है, खाना वगैरह लेके खाना खाता है और पढ़ने बैठ जाता है क्योंकि कल उसके एग्जाम्स हैं। अब घंटे 2 घंटे जब तक वो ध्यान से पढ़ रहा होता है उसे कुछ नहीं लगता। फिर कुछ देर बाद प्रशांत सोचता है कि क्यों ना एक ब्रेक लिया जाए, काफी देर से पढ़ रहा होता है वो। तो वो ऐसे ही अपने कमरे से बाहर हॉल में टहलने के लिए निकलता है। लेकिन जब वो हॉल में टहल रहा होता है उसे ऐसा फील होता है कि वो घर पे अकेला नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ इस घर में कोई और भी है। और जब वो टहलते टहलते पीछे घूमता है और उसकी नजर सोफे के पास जाती है, उसे ऐसा लगता है कि सोफे के पीछे से कोई पीक कर रहा है, कोई झांक रहा है। प्रशांत थोड़ा सा चमक जाता है और सोफे के पीछे जाके जब वो देखता है, सोफे के पीछे कुछ नहीं होता। फिर कुछ देर बाद उसे किचन से आवाजें आती है, जैसे कि कोई फ्रिज खोल रहा है और बंद कर रहा है, खोल रहा है और बंद कर रहा है। प्रशांत तुरंत किचन में भाग कर जाता है और जब वो देखता है किचन में कोई नहीं होता। प्रशांत थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि हाँ, कुछ भी तो नहीं है, शायद मैं अकेले हूं ना घर में पहली बार, इसलिए ऐसा लग रहा है, मुझे किसी को बुला ही लेना चाहिए। तो फिर प्रशांत अपना फोन उठाकर अपने फ्रेंड विजय को कॉल करता है। हेलो विजय, सुनना यार, मेरे मम्मी पापा आज रात के लिए बाहर गए हैं, तो क्या तू मेरे साथ घर पे रुकने आ सकता है? नहीं यार प्रशांत, मैं नहीं आ पाऊंगा, कल एग्जाम्स है और मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है, और अगर मैं तेरे घर आया तो हम रात भर मस्ती ही करेंगे, मुझे पता है। नहीं, तू किसी और को कॉल कर ले, बाय बाय। अब किसे बुलाऊं? साहिल को कॉल करके देखता हूँ, शायद वो आ जाए। फिर साहिल के साथ साथ प्रशांत ने और 2-3 दोस्तों को कॉल किया, लेकिन कोई नहीं आया। अरे यार, कोई नहीं आ रहा, अब किसे बुलाऊं? अब मुझे शायद गोकुल को ही बुलाना पड़ेगा। ठीक है, बुला लेता हूँ, कम से कम डर तो नहीं लगेगा। गोकुल भी प्रशांत का दोस्त ही था, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं बुलाना चाह रहा था क्योंकि प्रशांत थोड़ा शरारती था। फिर उसने ज्यादा सोचा नहीं और गोकुल को कॉल किया और उसे घर बुला लिया। गोकुल का घर ज्यादा दूर नहीं था, वो उसी के कॉलोनी में रहता था, कुछ 4-5 घर छोड़कर। तो वो तुरंत ही उसके घर आ गया।
और जैसे ही गोकुल उसके घर आया, गोकुल की शरारतें शुरू हो गई। प्रशांत ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। अब कुछ देर मस्ती करने के बाद प्रशांत ने उससे कहा कि चल यार गोकुल, अब पढ़ाई करते हैं, फिर सोएंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। गोकुल ने कहा, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में चलते हैं, लेकिन उससे पहले वो जो तेरे घर का बेसमेंट है ना, चलना वहां चलते हैं एक बार। आज तो तेरे घर में भी कोई नहीं है। प्रशांत कहता है, ये तू क्या कह रहा है गोकुल? तू पागल तो नहीं हो गया? तुझे पता है ना वो बेसमेंट बंद रहता है और वहां कोई नहीं जाता। चल ना यार प्रशांत, हमें कोई नहीं रोकेगा। एक बार मैं देखना चाहता हूँ कि बेसमेंट होता कैसा है। प्रशांत ने थोड़ी देर सोचा, उसके बाद उसने भी हाँ कह दिया, क्योंकि उसे ये डर था कि अगर इसने गोकुल को मना कर दिया और गोकुल रूठ कर घर वापस चले गया तो ये फिर इस घर पे अकेले हो जाएगा। तो इसीलिए प्रशांत ने भी गोकुल की बात मान ली और वो चले गए प्रशांत के पापा के कमरे में, जहां प्रशांत के पापा चाबी रखते थे। तो फिर थोड़ी देर खोजने के बाद उन्हें बेसमेंट की चाबी मिल जाती है, जो कि एक मौली धागा बंधे हुए कलश के अंदर रखी होती है। वो दोनों वो चाबी निकालते हैं और बढ़ जाते हैं बेसमेंट की ओर। अब जब प्रशांत उस ताले को हाथ में लेता है तो वो देखता है कि ताला बहुत रस्टी हो चुका है, क्योंकि पिछले 15 सालों से उस ताले को किसी ने छुआ तक नहीं है। प्रशांत उस ताले में चाबी डालता है और कुछ 1-2 ट्राइज देने के बाद ताला खुल जाता है। और फिर जैसे ही गोकुल बेसमेंट का दरवाजा खोलता है, पिच ब्लैक, बेसमेंट की सीढ़ियां तक दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उस दरवाजे से एक ठंडी सी हवा बाहर आ रही थी और एक बहुत अजीब सी स्मेल। गोकुल कहता है, हे प्रशांत, चल नीचे चलते हैं। प्रशांत कहता है, हाँ यार चल, आज देख ही लेते हैं। मैं भी बचपन से सोचता था कि इस बेसमेंट में ऐसा क्या होगा जो ये हमेशा बंद रहता है। दोनों अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू कर नीचे उतरते हैं और जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं, उन्हें फील होता है कि ठंड बढ़ती जा रही है। एक बात और दोस्तों, कि जो प्रशांत के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी, वो एनुअल एग्जाम्स हैं, जो कि मार्च अप्रैल में कंडक्ट होते हैं। और मार्च अप्रैल में ठंड, और जब वो दोनों नीचे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि बेसमेंट में तो कुछ नहीं है, सिर्फ मकड़ी के जाले और धूल जमी हुई है। तो वो दोनों काफी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अरे यार प्रशांत, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तुम लोग जबरदस्ती ही इसे बंद करके रखते हो। हाँ यार गोकुल, मुझे तो लगता था कि यहाँ कुछ खजाना वजाना होगा, इसलिए शायद ये बंद रहता है। हाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, चल ऊपर चलते हैं वापस। फिर दोनों बेसमेंट के बाहर आते हैं, बेसमेंट को ताला लगाकर चाबी जहां से उन लोगों ने उठाई थी वहां रख देते हैं और फिर ये चले जाते हैं सोने। फिर अगले दिन सुबह प्रशांत के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और ये लोग भी एग्जाम देने के लिए चले जाते हैं। लेकिन उस रात जब गोकुल अपने बेड पर सोने के लिए जाता है, उसे एक बड़ा ही अजीब सा सपना आता है। उस सपने में वो देखता है कि एक 12-13 साल का पागल लड़का उसे कहता है, ए गोकुल, मेरी चीजें वापस दे दे, वरना मैं तेरी खाल नोच लूंगा। मेरी चीजें वापस दे दे, वरना मैं खाल नोच लूंगा तेरी। गोकुल डर कर एकदम झटके से उठ जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये कैसा अजीब सा सपना था। फिर यही सपना उसे 4-5 दिन लगातार आता है, लेकिन 6वें दिन वो देखता है कि वो पागल लड़का उसके पास आता है, उसे नीचे गिराकर उसका सर एक बड़े से पत्थर से कुचल देता है। गोकुल बड़ा ही डर कर चिल्लाते हुए जागता है, जिससे उसके पेरेंट्स दौड़ते हुए उसके कमरे में आते हैं और वो देखते हैं कि गोकुल के माथे पे एक बहुत बड़ा सा चोट का निशान है, ऐसा कि किसी ने उसे बहुत बड़े पत्थर से मारा हो सर पे। गोकुल बहुत जोर से रोना शुरू कर देता है और अपने सपने के बारे में अपने मम्मी पापा को बताता है।
उसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि उसे कल सुबह किसी मंदिर या किसी बाबा के पास लेकर जाएंगे। फिर अगले दिन जब गोकुल के मम्मी पापा उसके कमरे में पहुंचते हैं तो वो ऐसा दृश्य देखते हैं जिससे उनकी रूह कांप जाती है। वो देखते हैं कि गोकुल अपने बेड पर लेटा हुआ है अपनी चेस्ट की तरफ से, लेकिन जो उसका सर है वो उसकी पीठ की तरफ घुमा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है और गोकुल अपने माता पिता को छोड़कर जा चुका है। गोकुल के घर वाले उसी दिन उसका अंतिम संस्कार करते हैं और उसके अंतिम संस्कार में प्रशांत की फैमिली भी आई हुई होती है। तो बातों बातों में गोकुल की जो मम्मी है वो प्रशांत की मम्मी को गोकुल की सपने वाली बातें बताती है। अब सारे लास्ट रिचुअल्स खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर घर में प्रशांत की मम्मी प्रशांत से ऐसे ही पूछती है कि बेटा, गोकुल के सपने के बारे में तुझे पता था क्या? प्रशांत को गोकुल के सपने के बारे में तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा पता था जो कि किसी को भी नहीं पता था। उस रात प्रशांत अपने बिस्तर पे जब सोने जाता है तो उसे भी सेम सपना आता है। उसमें वो पागल लड़का प्रशांत से भी वही कहता है, प्रशांत, मेरी चीजें लौटा दे, मेरी चीजें लौटा दे, वरना मैं तेरी खाल उतार लूंगा। प्रशांत अपनी नींद से एकदम घबरा कर उठ जाता है और समझ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और गोकुल के साथ क्या हुआ था। वो तुरंत बिना देरी किए अपने मम्मी पापा को जाकर सारी बातें बता देता है। उसके मम्मी पापा को जब ये बात पता चलती है तो उसके पापा बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन वो अगले दिन का इंतजार नहीं करते। वो तुरंत प्रशांत को रात में ही एक पहचान वाले बाबा के पास लेके जाते हैं और उसे झाड़ फूक करवाते हैं। और अगली सुबह प्रशांत के पापा मार्केट से 51 नए कपड़े लेकर आते हैं और बेसमेंट खोलकर 51 के 51 कपड़े बेसमेंट में फेंक कर बेसमेंट को ताला लगा देते हैं। फिर प्रशांत पूछता है अपने पापा से, पापा, आप इतने सारे नए नए कपड़े बेसमेंट में क्यों फेंक रहे हो? फिर प्रशांत के पापा उसे इस बेसमेंट की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं जो कि उन्हें उसके दादाजी ने बताई होती है। वो ये बताते हैं कि आज से 15 साल पहले जो परिवार इस घर में रहता था, जिनसे हमने इस घर को लिया था, उनके परिवार में एक 12 साल का लड़का भी था जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जो कि थोड़ा सा पागल कह सकते हैं, पागल था। उस लड़के को रोज नए कपड़े चाहिए होते थे, रोज। उसकी फैमिली भी उसे रोज एक जोड़ी कपड़े दिलाती थी, रोज। लेकिन एक दिन उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि अब बस इसकी जिद पर रोक लगाई जाएगी और उन्होंने उसे कपड़े नहीं दिलाए। उन्होंने उसे कपड़े दिलाना बंद कर दिया। उस 12 साल के लड़के ने बहुत जिद की, लेकिन जब उस पागल लड़के की जिद पूरी नहीं हुई तो उसने बेसमेंट में जाकर खुद को खुश कर लिया। उसके ऐसा करने के बाद उस घर में उस लड़के की रात को रोने की आवाजें आती थी, चिल्लाने की आवाजें आती थी। तो इस फैमिली ने किसी बाबा को बुलाया और पता किया कि यहाँ क्या चल रहा है। तो उस बाबा ने बताया कि ये जो लड़का था, इसका अंतिम संस्कार करने के बाद भी ये मुक्त नहीं हुआ। ये अपनी जिद की वजह से यहाँ रह गया है। तो इसीलिए उस बाबा ने उस लड़के की आत्मा को बेसमेंट में बांधा ताकि वो बेसमेंट के बाहर ना आ सके और बेसमेंट को ताला लगा दिया। तब से आज तक उस लड़के की आत्मा इस बेसमेंट में बंधी हुई है। तो ये था एक रियल इंसिडेंट जो एक फैमिली के साथ हुआ था इंदौर में, जो कि मेरे दोस्त का कहना है। और इस हॉरर स्टोरी को नरेट करते हुए मजा तो आया मेरे को। तो ऐसी स्टोरीज शायद और भी आएंगी, क्या पता, देखते हैं। तब तक के लिए I'll see you guys in the next horror story. Goodbye.